तो गाइज़ वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज़ इस वीडियो में हम लोग जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ये एक पावर से रिलेटेड स्टॉक रहने वाले। ये जो स्टॉक है, ये कंपनी है। ये कंपनी पावर जनरेट करती है, उसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूट भी करती है और भी पावर से रिलेटेड बहुत सारे कामकाज करती है। कंपनी में जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा खास लगा वो है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। बड़े बड़े DII, SBI, उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक, इन लोगों का होल्डिंग है। उसके साथ जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया वो है आदित्य बिरला आर्क। इन लोगों का नाम तो बहुत लोगों ने सुना ही होंगे। इन लोगों का 15% होल्डिंग है इस स्टॉक में, 15%। अगर ये सब कैलकुलेट करने के बाद हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की होल्डिंग निकाले तो वो निकल कर आ रहा है 21.32%। हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की होल्डिंग। अभी बात करते हैं इंपॉर्टेंट स्विंग ट्रेडिंग्स लेवल के बारे में। उसके बाद एंड में बात करेंगे कंपनी लॉन्ग टर्म में कैसे रहने वाली है। तो गाइस कंपनी का नेम आप लोग देख सकते हो, बहुत लोगों ने इस कंपनी के बारे में सुने भी होंगे। NSE की डेली चार्ट खुली हुई है। और आज के बारे में बात करें, 1.06% कंपनी डाउन थी। 4.65 रुपीज़ के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही है। इंपॉर्टेंट स्विंग ट्रेडिंग्स लेवल यहाँ पे मार्क किया हुआ है। अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग एक टोटल स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, या तो फिर आप लोग कहीं पे नोट डाउन करके रख सकते हो। यहाँ पे टोटली सब कुछ मार्क किया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। अभी बात करें तो ये तो सारे लेवल्स हो गया कंपनी के। तो क्या करना है, कहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग्स लेना है, अभी उसके बारे में डिटेल में बात करें। तो थोड़े से जूम कर देता हूँ स्टॉक को ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। गलत साइड में जूम हो गया, सॉरी गाइस। मैं इस साइड में करने जा रहा हूँ, उस साइड में हो रहा है, सॉरी गाइस। हाँ अभी ठीक है। तो गाइस देखो, बहुत दिनों से, सितंबर के महीने से अभी तक ये कंपनी कंसोलिडेट करते आ रही है। अगर बात करें तो क्या होगा फ्यूचर में, इन फ्यूचर में क्या होने वाला है, देखो दो सिनेरियो होगा। देखो कंसोलिडेट तो हमेशा नहीं करेगी, जब कंसोलिडेशन पीरियड ब्रेक होगा तब दो चीज़ें हो सकती है, या तो फिर ऊपर जाए या तो फिर नीचे जाए। तो कहाँ पे क्या करना है पहले बात कर लेते हैं, जिसके चांसेस सबसे ज़्यादा है कि ऊपर जाए स्टॉक, उसके बारे में पहले बात करते हैं। अगर यहाँ से ऊपर जाती है स्टॉक तो आप लोग 5.25 के लेवल देखने को मिल सकता है आप लोगों को। उसके बाद 5.90 ऑलमोस्ट 6 रुपीज़ के लेवल देखने को मिल सकता है आप लोगों को। तो उसके बाद अगर बात करें तो गाइस अभी बाई कर ले, तो बहुत लोग पूछ सकते हो मुझसे कि अभी बाई कर ले क्योंकि अभी सपोर्ट के आसपास ट्रेड है। जी नहीं दोस्तों, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन के बाद, ब्रेकआउट तो नहीं है सॉरी गाइस, कंसोलिडेशन पीरियड ब्रेकआउट आप लोग बोल सकते हो, या तो फिर ये सपोर्ट के लेवल से कन्फर्म बाउंस बैक के बाद ही आप लोग बाई करके चल सकते हो फॉर द टारगेट्स ऑफ 5.25 एंड ऑलमोस्ट 6 रुपीज़। क्योंकि अगर आप लोगों ने अभी बाई कर लिया, हाँ चांसेस ज़्यादा है कि ये ऊपर की तरफ ही जाए। बट अगर मान लो कि ये नीचे की तरफ चली जाए तो आप लोग को लॉस हो जाएगा ना, खाली फोकट में आप लोग को लॉस हो जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एक कंफर्मेशन के बाद आप लोग, सॉरी फॉर दैट साउंड गाइज, क्या है डाटा पैक्स, सॉरी फॉर दैट थिंग डिस्ट्रक्शन, सॉरी फॉर दैट डिस्ट्रक्शन अगेन। आप लोग यहाँ पे बाई करके चल सकते हो बाउंस बैक के बाद, कंफर्मेशन के बाद। कोई भी किसी भी स्टॉक में अगर आप लोग स्विंग ट्रेडिंग ले रहे हो तो कंफर्मेशन के बाद आप लोग अगर बाई करते हो ना, तो आप लोग थोड़ी सी कंफर्म रहोगे कि हाँ ये स्टॉक अभी ऊपर ही जाने वाली है। एटलीस्ट आप लोग को लॉस बहुत ही कम बार होगा। ये नहीं है कि कंफर्मेशन के बाद अब मैंने बाई कर लिया, इसके लिए जो है सिर्फ मुझे प्रॉफिट ही होगा, मुझे लॉस नहीं हो सकता। लेकिन नहीं गाइस, वो ऐसा नहीं होता स्टॉक मार्केट में। अगर आप लोग हज़ारों कंफर्मेशन, हज़ारों चीज़ें चेक करोगे, हज़ारों पैरामीटर्स चेक कर लोगे, उसके बाद भी कभी ना कभी आप लोगों को लॉस हो जाएगा। क्योंकि जो स्टॉक्स होते हैं वो स्पेशली न्यूज़ ड्रिवन हो जाते हैं। एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, उसके बाद इतना बुरी न्यूज़ आ गया स्टॉक में कि स्टॉक पूरा नीचे गिर गया। तो वो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जितना हम लोगों के हाथ में है वो तो हम लोग सही से कर सकते हैं ना, जितना हो सके हमने अपनी तरफ से तो सेफ रह सकते हैं ना। इसलिए कंफर्मेशन के बाद आप लोग इंटर करना फॉर द टारगेट्स ऑफ 5.25 एंड 5.90 से। अगर ये स्टॉक मान लो अपर सर्किट के बाद अपर सर्किट लगा के ऊपर जाती है, तो जैसे कि इस बार गया था, इसलिए मैं इतने सारे स्विंग ट्रेडिंग्स लेवल नोट डाउन किया है, मतलब शो किया हूँ। नहीं तो दो टारगेट से ज़्यादा 90% स्टॉक मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग के टाइम 90% ऑफ द स्टॉक, ये ध्यान रखना है कि चाहे वो पेनी हो या स्मॉल कैप हो, लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, या तो फिर ब्लू चिप स्टॉक्स हो, हमेशा मैक्स टू मैक्स 90% ऑफ द स्टॉक्स दो ही टारगेट अचीव कराती है। और अगर नीचे गिर रही है तो दो ही, मतलब सेकेंड सपोर्ट से मोस्ट ऑफ द चांसेस ये रहेगा कि वो स्टॉक ऊपर चली आए। और मोस्ट ऑफ द
केसेस में यही होगा कि सेकंड रेजिस्टेंस से ये स्टॉक फिर से नीचे चली आए, सेकंड रेजिस्टेंस फेस करके स्टॉक नीचे चली आए। तो 2/2 का रूल हमेशा याद रखना। नीचे की तरफ अगर जाती है तो मोस्ट ऑफ द चांसेस यही रहेगा कि सेकंड सपोर्ट से सपोर्ट लेके ऊपर चली है, और अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो सेकंड रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ चली है। हाँ, अपर सेकंड में जब क्लोज होगा तब ये सब लेवल्स आप लोगों को काम में आएगा, इसीलिए मैंने ये सब लेवल्स आप लोगों को शो कर दिया है। क्योंकि अपर सर्किट जो जब लगता है तब टोटली ऑपरेटर्स के हाथ में होता है, लेकिन फिर भी आप लोग देख सकते हो। देखो गाइस, यहाँ पे अगर बात किया जाए तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया निकल के आ रही है, उसके बाद ये एक स्लाइड सा रेजिस्टेंस यहाँ के, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट एरिया है इसलिए मैं एक स्लाइड सा रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है। उसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया, ये 2 पॉइंट के लिए मैंने ड्रॉ किया है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया निकल के आ रहा है। और यहाँ पे ट्रेडिंग भी हुआ है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ट्रेडिंग भी हुआ था उस दिन में बाइंग हुआ था। तो गाइस देख, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये अगर स्टॉक में अपर सर्किट लगता है, अपर सर्किट के बाद अपर सर्किट लगता है, तो ये जो लेवल्स है इसके आसपास थोड़ी सतर्क हो जाना, क्योंकि चांसेस रहेगा कि ये जो लेवल्स है यहाँ से कहीं से भी बाउंस बैक करके, मतलब ऊपर से बाउंस करके नीचे की तरफ स्लिप हो सकती है स्टॉक। तो ये जो सारे लेवल्स है बीच में आप लोग अगर घंटे में, मतलब 1 घंटे में एक ही बार मॉनिटर कर रहे हो बीच में, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग जब लेते हो पेनी स्टॉक्स में बेसिकली, तब आप लोगों को हर वक्त आप लोगों को मॉनिटर करना है स्टॉक्स को। वैसे इतना स्ट्रॉन्ग, मतलब रिस्की स्टॉक्स में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मॉनिटर करना है। अगर आप लोग बीच में, दोनों लेवल्स के बीच में अगर आप लोग 1 घंटे में एक बार मॉनिटर करते हो, तो एटलीस्ट जो ये लेवल्स है इन लेवल्स के आसपास आप लोग 10 मिनट 20 मिनट के आसपास एक बार मॉनिटर ज़रूर करना। क्या पता अगर आप लोगों को ये लगे कि अभी स्टॉक नीचे गिरने वाली है, या अभी स्टॉक में सेलिंग स्टार्ट हो गया है, लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, तो आप लोग एग्जिट करके निकल जाना। इसलिए ये सारे लेवल्स मैंने ड्रॉ किया है, आप लोग कहीं पे नोट डाउन करके रख सकते हो, या तो फिर एक फ़ोटो लेके रख सकते हो। अभी बात करते हैं आज कितना क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुआ है स्टॉक में, उसके बारे में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी की एलएनसी की चार्ट खुली हुई है, कंपनी निफ्टी इंफ्रा में लिस्टेड है। उसके बाद अगर बात करें आज कितने क्वांटिटी ट्रेडिंग हुआ है, 1,48,04,019 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, जिसका वैल्यू ऑलमोस्ट 702 लाख रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में बात करें, ऑलमोस्ट 1,900 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, जिसका वैल्यू 4.65 रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। अभी सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन के बारे में बात करें तो वो अभी तक अपडेटेड नहीं है। अभी बात करते हैं कंपनी लॉन्ग टर्म में कैसे रहने वाली है उसके बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, रतन पावर लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस of dealing in power generation, distribution, trading and transmission and other ancillary and incidental activities। मार्केट कैप बहुत ही सही निकल के आ रही है, 2500 करोड़ से भी प्लस निकल के आ रही है मार्केट कैप। ROC 10 रुपीज़ का 10.6% का ROE नेगेटिव में जा चुका है, -191%। बुक वैल्यू 0.04, वो भी माइनस में, बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है। तो कंपनी में जितना ये जो चार्ट है वो देख के लग रहा है मुझे कंपनी नेगेटिव भी है, कंपनी का जो टोटल फंडामेंटल है वो नेगेटिव में ही होगा। डिविडेंड भी नहीं देती है, 1 साल में अच्छा खासा रिटर्न ये कंपनी दिखा रही है, लेकिन अगर फंडामेंटली देखा जाए तो कंपनी इतनी भी ज़्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर स्टॉक का पीई मिल जाता तो अच्छा होता। उसके बाद फेस वैल्यू उसके बारे में बात करें, वो 10 रुपये का है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें, एज एक्सपेक्टेड कि प्रोज में कम ही होगा, कॉन्स में ज़्यादा होगा। कॉन्स का लिस्ट तो खत्म ही नहीं होने वाली है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टरली रिजल्ट, ये सिर्फ प्रोज में है। तो चलिए देखते हैं सितंबर क्वार्टर में कितना अच्छा रिजल्ट देती है। अगर सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आउटस्टैंडिंग निकल के आ जाती है, या तो फिर बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन निकल के आ जाती है, तो 52 वीक हाई ये कंपनी तोड़ सकती है। पोटेंशियल है, क्योंकि अभी जो है वो कंसोलिडेट कर रही है, वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है। कंपनी अगर सितंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन आती है, उसके साथ साथ तभी भी अगर कंसोलिडेट करती है, और सितंबर क्वार्टर रिजल्ट आने के बाद या तो फिर आने से 1 या 2 दिन पहले अगर ये स्टॉक मोमेंटम पकड़ती है, तो फिर वॉल्यूम के साथ ऊपर जाने लगता है, तो आप लोगों को एक नया 52 वीक हाई देखने को मिल सकता है, ये समझ लेना। सॉरी गाइज, अगर मान लो कि आज या कल कंसोलिडेशन पीरियड ओवर हो जाता है, तो इतना भी ज़्यादा वॉल्यूम देखने को नहीं मिलेगा, इतने भी ज़्यादा आप लोगों को ऊपर के लेवल्स देखने को नहीं मिलेगा, वॉल्यूम नहीं सॉरी, इतने भी ज़्यादा ऊपर की लेवल्स आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सितंबर 2021 की रिजल्ट की 1 या 2 दिन पहले, या तो फिर 3 या 4 दिन पहले, एटलीस्ट मैक्सिमम 4 दिन पहले से अगर कंपनी ऊपर जाने लगता है, तब तक अगर कंसोलिडेट करती है और सितंबर क्वार्टर की रिजल्ट आने से पहले अगर ये कंपनी मोमेंटम पकड़ती है ना, तो आप लोगों को नया 52 वीक हाई देखने को मिलेगा। और अगर उसके साथ साथ जो सितंबर क्वार्टरली का रिजल्ट जो अगर वो भी बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन आ जाती है, तो नया 52 वीक हाई आप लोगों को ज़रूर देखने को मिलेगा। 90% चांस है ये है कि वो नया 52 वीक हाई देखने को मिलेगा। लेकिन स्टॉक मार्केट है, एक्सपेक्टेशन मतलब एक्सेप्शंस रहती है,
तो मैं ये नहीं बोलूँगा 90% मतलब हाँ आप लोग लिख लो कि आंखें बंद करके बाई कर लो, ये बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, लेकिन चांसेस ज़्यादा है। आप लोग कई बार क्या है दिल पे ले लेते हो कि मैंने 90% बोला है तो ना 52 ही खाई, जब तक ये नया 52 ही खाई नहीं है देखिए तब तक मैं होल्ड करके बैठूंगा। अगर नीचे भी जा रही है तो प्रॉफिट नहीं बुकिंग करूँगा, क्या पता कल ये बाउंस बैक दिखा दे, तो ये बिल्कुल भी मत करना, आंखें खुली रख के ट्रेडिंग करना। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी हैज़ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 9.69% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। तो आरओई और जो सेल्स ग्रोथ है वो टोटली नेगेटिव में जा चुका है, प्रोमोटर्स का होल्डिंग भी प्लेज हो रखा है। उसके बाद अगर बात करें तो अर्निंग्स इंक्लूड एन अनदर इनकम ऑफ 640 करोड़ ऑलमोस्ट, कंपनी हैज़ हाई डेप्टर डेज, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सीम्स हाई, प्रोमोटर होल्डिंग 3 साल में ऑलमोस्ट 9% घटा है। उसके बाद अगर बात करें क्वार्टरली रिजल्ट में, आप लोग क्वार्टरली रिजल्ट में आप लोग देख सकते हो कंपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबल ही है, लेकिन नेट प्रॉफिट के बारे में अगर बात करें यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी प्रॉफिटेबल है, लेकिन अगर इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन वैल्यू इसके साथ ऐड माइनस करते हैं तो कंपनी ओवरऑल लॉस मेकिंग है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग लालची इंसान है, हम लोगों को जस्ट अपने मतलब से मतलब रखना चाहिए। हम लोगों को तो मतलब है कंपनी कितना अच्छा रिटर्न देगी। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट टोटली नेगेटिव में है तो कंपनी अगर अच्छी रिटर्न आई ये छोड़ ही दो, ये छोड़ ही दो। हम लोग को टोटली नेट प्रॉफिट से मतलब होना चाहिए। नेट प्रॉफिट तो जो दिखा रही है तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं आप लोगों को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस में बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में तो कंपनी ऑलरेडी 1315 करोड़ की करंट ईटीएम में लॉस दिखा रही है। तो गाइस बिल्कुल भी लॉन्ग टर्म के लिए मत जाना स्टॉक में, आप लोग का पैसा फंस सकता है। आप लोग का यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे भी चीख के बोल रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए इसे स्टॉक को बाई मत करना। 6000 करोड़ की रिजर्व नेगेटिव में जा चुका है, ऑलमोस्ट 6000 करोड़ की। उसके सामने अगर डेप्ट के बारे में बात करें तो डेप्ट रिड्यूस किया है, लेकिन 11,000 करोड़ का डेप्ट है कंपनी का, ऑलमोस्ट इसका मार्केट कैप के आसपास का डेप्ट है। मार्केट कैप से भी कहीं ज़्यादा का डेप्ट है इन लोगों का। मार्केट कैप के आसपास का अगर डेप्ट होता तो भी सही रहता, लेकिन मार्केट कैप से 5 गुना ज़्यादा डेप्ट है इन लोगों का। तो गाइज लॉन्ग टर्म में बाई करने का कोई सेंस ही नहीं बनता। मैं कैश फ्लोज भी नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कंपनी घटिया रहने वाली है। उसके अगर बात करें तो एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ किया है, उसके साथ साथ अगर बात करें तो डीआईआईज ने अपनी होल्डिंग कम किया। डीआईआईज की अगर बात किया जाए तो डीआईआईज जो है वो लगातार दिसंबर क्वार्टर से अपनी होल्डिंग कम करते आ रहे हैं। दिसंबर 19 से आप लोग बोल सकते हो, लेकिन थोड़ी बहुत बाइंग हुआ उसके बाद सेलिंग हुआ, तो मैं दिसंबर 20 से लगातार जो है डीआईआईज अपनी होल्डिंग डाउन कर रही है। डीआईआईज में बात करें तो किसका होल्डिंग है आप लोग देख सकते हो, एसबीआई, पीएनबी, उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया, इन लोगों का होल्डिंग है स्टॉक में। पब्लिक में बात करें तो पब्लिक में आप लोग देख सकते हो आदित्य बिरला आर्क लिमिटेड, इन लोगों का 15% होल्डिंग है स्टॉक में। इन लोगों ने भी अपना होल्डिंग कम किया है कंपेयर टू पास्ट क्वार्टर्स। तो गाइस लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक को मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक में मैं 1 आउट ऑफ या 2 आउट ऑफ 10 दूंगा, तो बिलो एवरेज है, वर्स्ट है। आप लोग बोल सकते हो, वर्स्ट तो नहीं बोल सकते क्योंकि इतने बड़े प्लेयर्स हैं तो कुछ तो है स्टॉक में, लेकिन अगर फंडामेंटल्स देखा जाए तो कंपनी इतनी भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। 1 या 2 आउट ऑफ 10 रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। गाइस आप लोग अवॉइड कर जाओ स्टॉक को। अगर आप लोगों को इस बिजनेस पे भरोसा है तो वही बाई करना, अदरवाइज आप लोग अवॉइड कर जाओ स्टॉक को। बाकी आप लोगों के ऊपर, आफ्टर ऑल आपका पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है, स्विंग ट्रेडिंग्स के लेवल भी मैंने आप लोगों को बता दिया, लॉन्ग टर्म में स्टॉक कैसे रहने वाली है वो भी मैंने बता दिया। बाकी सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग बाय गाइस। और अगर आप लोगों के मन में इस स्टॉक से रिलेटेड या तो फिर किसी भी स्टॉक से रिलेटेड कोई भी किसी भी प्रकार की डाउट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर इंस्टाग्राम में पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके मुझे वहाँ पे डीएम कर सकते हो फॉर ए 1-on-1 कन्वर्सेशन। एंड थैंक यू, बाय गाइस एंड स्टे सेफ।